हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं रिवेल टॉक्स। एंड जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड इंडिया में अपने व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बंद करने जा रहे हैं। उनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, एक तमिलनाडु में जिसको वो अगले साल तक और एक जो गुजरात में है उसको इसी साल के एंड तक बंद करने का प्लान है। कितनी अजीब बात है ना कि फोर्ड और Hyundai दोनों ने इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में साथ कदम रखा था, जिसमें Hyundai आज इंडिया के सेकंड मोस्ट सेलिंग कार कंपनी में आती है और वहीं दूसरी तरफ फोर्ड का इंडिया छोड़ने की नौबत आ गई है। वो $2 बिलियन लॉस में चल रही है। लेकिन कैसे? आखिर इतने सालों तक इंडियन मार्केट में रहने के बावजूद ऐसी क्या वजह थी जिस कारण फोर्ड कभी इंडियन मार्केट में अपना नाम उस लेवल पे बना ही नहीं पाई जिस लेवल पे वो ग्लोबली है। भारत, यहाँ के लोगों में कार के प्रति शुरू से एक अलग ही आकर्षण रहा है। यहाँ खुद की गाड़ी होना एक शौक तो है ही, साथ ही साथ खुद के घर में कार होने से यहाँ के लोग खुद को फाइनेंशियली स्टेबल भी मानते हैं। बिकॉज अगर हम इंडियंस की बात करें तो अगर हमारी जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान के बाद किसी चीज का नंबर आता है तो वो है अपनी खुद की एक गाड़ी। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद जब भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट का विस्तार शुरू हुआ तो यहाँ के ऑटोमोबाइल सेक्टर के पोटेंशियल देखते हुए बहुत से कंपनीज की नजर इंडियन मार्केट पे आ गई। अर्ली 1990s तक सुजुकी, Hyundai, टोयोटा जैसी कंपनियां इंडियन मार्केट में अपनी जगह पक्की करने के लिए उतर चुकी थी। और इसी बीच 1995 में फोर्ड मोटर्स की नजर भी एक बार फिर से इंडियन मार्केट पे आई। अपनी शानदार इंजीनियरिंग का नमूना दिखाने और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी दावेदारी पेश करने के इरादे से फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में कदम रखा और इस तरह फोर्ड पहली बार एज अ कार मैन्युफैक्चरर इंडियन मार्केट में उतरे। इनका इंडियन मार्केट में कदम रखना उस टाइम के हिसाब से काफी बड़ी बात थी, बिकॉज उस टाइम फोर्ड मोटर्स ग्लोबल लेवल पे Hyundai और सुजुकी जैसी कंपनियों से काफी बड़ा ब्रांड था और इनका इंडियन मार्केट में होना ही बाकी कंपनियों के लिए ये चुनौती खड़ा कर देता है कि वो इंडियन मार्केट में अपने शेयर को कैसे बनाए रखें। अब फोर्ड की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से हो गई, लेकिन बात करें इनके जर्नी की तो वो देखने में उतना ही अनप्लैंड और इमैच्योर लगता है। सो फोर्ड ने इंडिया में आते ही महिंद्रा के साथ मिलकर जेवीज बना लिए, कॉल्ड महिंद्रा फोर्ड इंडिया लिमिटेड। अब जेवीज मतलब होता है जॉइंट वेंचर्स, जिसमें दो कंपनियां आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे। और शुरू में मैक्सिमम कंपनियां ऐसा जेवीज ही इंडिया में अपने गाड़ियों को लॉन्च करती थी। इसके आइकॉनिक एग्जांपल्स हो गए आपके मारुति सुजुकी, हीरो होंडा और ये महिंद्रा फोर्ड। और इसी तरह 1996 में फोर्ड ने अंडर द नेम ऑफ महिंद्रा फोर्ड अपनी पहली कार एस्कॉर्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च की। जब एस्कॉर्ट इंडिया में लॉन्च हुई थी तब इंडियन सड़कों पर मारुति सुजुकी की गाड़ियों ने चलना शुरू कर दिया था, लेकिन फोर्ड एस्कॉर्ट एक स्पेशल कार थी। अपने टाइम में अजीम प्रेमजी जैसे लोग इसको ओन करते थे, लेकिन मैक्सिमम इंडियंस के लिए इसको अफोर्ड करना पॉकेट फ्रेंडली नहीं था। सो ये कार ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर उसके बाद मार्च 1998 में महिंद्रा और फोर्ड अलग हो गए और फोर्ड ने तमिलनाडु में अपना पहला कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तैयार कर लिया था। फिर 1999 में फोर्ड ने अपनी अगली कार फोर्ड आइकॉन को लॉन्च किया। ये कार फोर्ड की पहली इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट थी इंडिया में महिंद्रा से अलग होने के बाद, और यही मौका था फोर्ड के पास इंडियन मार्केट में अपनी छाप छोड़ने का, और आइकन ने वो कर दिखाया। आइकन में सब कुछ था जो उस टाइम यंग इंडिया को चाहिए था, स्टाइलिश, डायनेमिक, प्रैक्टिकल टू बूट और अफोर्डेबल। फिर उसके बाद आई फोर्ड मोंडेओ। ये कार अपने समय से बहुत आगे की कार थी। मोंडेओ की पावर, परफॉर्मेंस और गुड लुक्स के बावजूद इसकी प्राइसिंग के कारण ये गाड़ी ज्यादा दिन मार्केट में नहीं टिकी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स उस टाइम इस टाइप की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए फोर्ड ने इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी और इस तरह पहले एस्कॉर्ट, फिर मोंडेओ और फिर उनकी अगली कार फ्यूजन या फिएस्टा भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई जैसा आइकॉन ने किया था। 2010 तक तो फोर्ड की बस कुछ आइकन और एंडेवर ही बिक रही थी, और यहीं से हम देख सकते हैं कि कैसे फोर्ड ने स्टार्टिंग से ही इंडियन मार्केट को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि 2010 तक तो तब भी इनकी ओवरऑल मार्केट शेयर 4% के आसपास थी, लेकिन 2020-21 आते आते इनके ओवरऑल शेयर्स इंडियन मार्केट में 2% के आसपास आ गए। अब इन्होंने क्या गलती कर दी इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अभी फोर्ड के आगे की जर्नी और एक और बड़ी गलती जो फोर्ड करने जा रहा है वो देखते हैं। अब जिस एक और बड़ी गलती की मैं बात कर रहा था जो फोर्ड ने किया, वह फोर्ड ने 2015 में गुजरात के सनंद शहर में अपना एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। जबकि उनका जो तमिलनाडु में फैक्ट्री था वो अभी भी फुल पोटेंशियल पे नहीं चल रहा था, मतलब जितने कार्स वो उस प्लांट पे बना सकते थे उससे कम ही कार वो बना रहे थे। ऊपर से उनके कार्स की सेल वैसे भी ज्यादा नहीं हो रही थी, फिर भी उन्होंने गुजरात में नई फैक्ट्री क्यों बनाई ये किसी को समझ नहीं आया। खैर, फोर्ड के पास 2 प्लांट्स हो गई थी, मतलब काम करने वाले लोग ज्यादा, मेंटेनेंस भी ज्यादा, लेकिन उनकी कार की सेल्स दिन प्रतिदिन कम हो रही थी, जिस वजह से कंपनी का लॉस बढ़ता जा रहा था और इन फैक्ट्रीज का चलना मुश्किल होता जा रहा था। अब उन्हें नई गाड़ियों की जरूरत थी। सो व्हाट दे डिसाइडेड वाज कि क्यों ना हम यहाँ के लोकल कंपनीज के साथ मिलकर फिर से जेवीज बनाएं, जॉइंट वेंचर्स और नए व्हीकल्स इंडिया में लाएं। सो ये फैसला करने के बाद वो एक बार फिर से महिंद्रा से मिले और उनसे बातचीत करके उनके साथ अर्ली 2019 से कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया, और लगने लगा कि सब नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया था कि महिंद्रा के एक्सयूवी के इंजन फोर्ड में आने वाले हैं और फोर्ड की रेंजर भी आने वाली है, वगैरह वगैरह। बट इन सबसे पहले कोरोना आ गया और पेंडेमिक आने के कारण इंडियन ऑटोमोबाइल, जो कि पहले से ही इतना ढीला था, और ढीला हो गया। और इसलिए महिंद्रा डिसाइडेड कि फिलहाल तो हम फोर्ड के साथ मिलकर आगे काम नहीं कर सकते, बिकॉज अभी हमें अपने ब्रांड को सर्वाइव करवाना होगा। और इसीलिए इसी साल जनवरी में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो फोर्ड के साथ और आगे काम नहीं कर रहे हैं। और यही पॉइंट फोर्ड के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो गई, बिकॉज फोर्ड ने कोई प्लान भी नहीं बनाया हुआ था कि अगर महिंद्रा के साथ बात नहीं बनी तो क्या जो लॉसेस हो रहे थे उसे वो कैसे टैकल करते। सब उनके पास 3 ही ऑप्शन बचे थे। पहला, या तो अपने नए प्रोडक्ट्स खुद से बनाते जो वो पहले कर रहे थे। दूसरा, या तो अपने प्लांट्स बेच दे,
या तीसरा अपनी फैक्ट्रीज को बंद कर दें, शट डाउन कर दें, जो कि उन्होंने किया सैडली। इन ऑप्शंस के साथ क्या दिक्कत था? जो पहला ऑप्शन था कि अपने नए प्रोडक्ट्स लाए जाएं, ये करने के लिए उन्हें 2 से 3 साल और समय लग जाता है। और सवाल ये था कि क्या फोर्ड 2 से 3 साल और लॉस झेल सकता है, और साथ ही साथ इसकी क्या गारंटी है कि 2 से 3 साल बाद उनकी जो गाड़ी आएगी वो सक्सेसफुल होगी। ये तो पॉसिबल नहीं था। अगला ऑप्शन जो कि था बेचना, तो उन्होंने अपना एक प्लांट बेचना चाहा था, बट सैडली किसी भी कंपनी ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने महिंद्रा के बाद और भी कंपनीज के साथ जेवीज बनाने का ट्राई किया, बट बात नहीं बनी, किसी ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपना प्लांट बंद कर दे, एंड सैडली फोर्ड को यही करना पड़ा। अब फोर्ड की पूरी जर्नी जानने के बाद हम ये तो देख ही सकते हैं कि फोर्ड ने कहीं ना कहीं तो कुछ मिस कर दिया, जिस कारण से कंपनी इतने सालों में वो ट्रस्ट हासिल नहीं कर पाई। यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां पर फोर्ड ने गलती की, जिसने उसे पहले दूसरे कंपनीज के साथ जेवीज बनाने पर, फिर अपने प्लांट्स बेचने पर और एट द एंड इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहुत से एक्सपर्ट की माने तो फोर्ड की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो इंडियन मार्केट को कभी समझ ही नहीं पाए। उनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी ज्यादातर गलत ही साबित हुई। कैसे? ऐसे याद है मैं जब आपको बता रहा था कि 2010 से 2012 तक फोर्ड की ज्यादा गाड़ियां नहीं बिक रही थी, और वही समय था जब बाकी कंपनी अपना नाम बना रही थी, तब फोर्ड स्ट्रगल कर रहा था। चूंकि इंडियन मार्केट में काफी लंबे समय तक के लिए छोटी गाड़ियों ने राज किया है, जैसे ऑल्टो, i20, i10 या विस्टा, जिनको कहते हैं एंट्री लेवल सेगमेंट कार्स, और आज भी यही सेगमेंट में सबसे ज्यादा कार बेची जाती है। ये बात hyundai और सुजुकी तो उस समय समझ चुके थे, लेकिन फोर्ड को ये बात काफी लेट रियलाइज हुआ था, क्योंकि फोर्ड सेडान सेगमेंट पे ही ज्यादा फोकस रहता था। वो मोंडे और फ्यूजन जैसी गाड़ियां बनाता रह गया। जब उस टाइम लोग अपने कार को केवल एक साधन के रूप में देखते थे, तब फोर्ड बात करता था ड्राइविंग डायनेमिक्स और परफॉर्मेंस की, जो एंथुसियास्ट के अलावा और किसी को नजर नहीं आता था। और ये चीज फोर्ड के साथ पूरे जर्नी में होता रहा है, गलत समय पे गलत चीज लॉन्च करना। अगर उस टाइप की गाड़ी आज लॉन्च की जाती तो लोग जरूर बात करते, क्योंकि आज हम गाड़ियों में परफॉर्मेंस, ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करते हैं। और जब ये बात फोर्ड को रियलाइज हुआ, तब उन्होंने 2012 में जाके फोर्ड फिगो को लॉन्च किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी फिगो ने अच्छा किया था और फिगो आज भी चलती है, लेकिन शुरू में जो नाम बनाने का मौका फोर्ड ने मिस कर दिया, वही गलती फोर्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मानी जाती है एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा फोर्ड हमेशा से ही इंडियन मार्केट को ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करता रहा कि हर जगह ऐसी गाड़ियां चलती हैं, दुनिया में लोगों को गाड़ियों में यही चाहिए, तो इंडिया में भी ऐसी ही चलती होंगी। उन्होंने कभी इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग कार बनाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि जिस कंट्री में लोग माइलेज, सर्विसिंग कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स और रीसेल वैल्यू जैसी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं फोर्ड केवल अपने कार की इंजन पावर और परफॉर्मेंस की बात करता रहा, जो कि गलत नहीं है, लेकिन केवल इसी से आप इंडियन मार्केट में तो राज नहीं कर सकते। अगला मेन रीजन है लैक ऑफ वैरायटीज। जहां दूसरी कंपनियां हर सेगमेंट में हर प्राइस पॉइंट पे अपनी गाड़ियां ला रही थी, वहीं फोर्ड के कुछ गिने चुने सेगमेंट में गिनी चुनी गाड़ियां आ रही थी। जैसे 2010 तक उनकी आइकन ज्यादा चली, फिर उसके बाद से केवल इको स्पॉट और एंडेवर ही ऐसी कारें थी जिनको हम रोड पे ज्यादा देख सकते थे, और इन्हीं गाड़ियों ने फोर्ड के सेल्स को थोड़ा संभाल के भी रखा था। लेकिन कब तक? सिर्फ कुछ गाड़ियों से तो आप पूरी कंपनी नहीं चला सकते। तो इस तरह जब कंपनी एकदम ही लॉस में जाने लगी और फोर्ड रेस से बाहर होने लगी, तब उन्होंने डिसाइड किया कि नई कार्स लाई जाएं, लेकिन नई कार्स बनाने का समय नहीं था, तो जेवीज बनाने के लिए गए, जो हो नहीं पाया। तो प्लांट्स बेचने की कोशिश की, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो एंड में फैक्ट्री शट डाउन करना पड़ा। दीज वर द सीरीज ऑफ इवेंट्स जिनकी वजह से फोर्ड जैसी ऑटोमोबाइल जायंट को इंडिया जैसी बड़ी मार्केट को क्विट करना पड़ा। अब फोर्ड के इंडियन मार्केट से जाने से शायद ही किसी सेगमेंट में कोई असर पड़े, बिकॉज उनकी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में शेयर 2% से भी कम था, और उनकी किसी भी सेगमेंट में ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जो बहुत डिमांड में थी, एक्सेप्ट फॉर वन। शायद आप समझ ही चुके होंगे, यस मैं बात कर रहा हूँ एंडेवर की। हम में से बहुतों को एंडेवर काफी पसंद थी, लेकिन ये सच है कि अब आगे चल के हम इंडिया में तो एंडेवर नहीं खरीद पाएंगे। सैड, बट फॉर्च्यूनर के लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि लोग वैसे भी इसी में कंफ्यूज रहते थे कि फॉर्च्यूनर लूं या एंडेवर। वेल, अब क्लियर रहेगा। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने फोर्ड की गाड़ियां ऑलरेडी खरीदी हुई थी, तो उन कस्टमर्स के लिए फोर्ड का कहना है कि हम गाड़ी की सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। फाइनली क्या फोर्ड हमेशा के लिए चला गया है, और क्या हम फोर्ड की कार इंडिया में दोबारा नहीं देख पाएंगे? सीधा सीधा कहूँ तो नहीं, लेकिन अभी भी आप फोर्ड की हाई एंड गाड़ियां जैसे मस्टैंग को इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हैं। फोर्ड अपने इंडिया छोड़ के जाने का कारण यहाँ के मार्केट को बताता है और यहाँ के गवर्नमेंट गाइडलाइंस को बताता है, बिकॉज फोर्ड पहली ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडियन मार्केट में अपना दबदबा नहीं बना पाई। इससे पहले भी जनरल मोटर्स, हार्ली डेविडसन और फिएट जैसी नामी कंपनियां भी इसी प्रयास में असफल रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन मार्केट या इंडियन एक्सपर्ट्स फोर्ड का इंडिया छोड़ना उसकी पुअर मार्केट स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट मैनेजमेंट को बताते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, कहाँ पे किससे चूक हुई? कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो फोर्ड और हार्ली जैसी गाड़ियां इंडियन मार्केट में कभी अपना बेस ही अच्छा नहीं बना पाई, बिकॉज हम इंडियंस को इस बात की ज्यादा चिंता रहती है कि गाड़ी कहीं खराब हो गई तो स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे या नहीं, इसको दोबारा बेचूंगा तो पैसा कितना मिलेगा, और यही सब बेसिक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में ये कंपनीज असफल रही, जिस कारण लोग इन पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए। बट जो भी हो, हम इस फैक्ट से तो मुंह नहीं मोड़ सकते कि फोर्ड के जाने से बहुत से लोगों की जॉब्स और इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर पे एक झटका जरूर लगा है। यही कुछ बातें थी। आई होप आज आपने कुछ अच्छा जरूर जाना होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर।